जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं और जो आज बताने जा रहा हूं उसमें से एक दो सवाल तो जरूर बदल के आएंगे ही आएंगे, तो कृपया इसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये जो पैटर्न है सीवी रमन के लिए, बेशक मैंने बताया टैलेंट सर्च के लिए, ये किसी भी अन्य परीक्षा के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं उनके विज्ञान के प्रश्नों के लिए, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, श्रेष्ठा योजना, जो नए बच्चे जुड़े हैं, कोई भी राज्य का बच्चा इन सभी परीक्षाओं को दे सकता है। ये आपके खुद के बिहार राज्य में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से ये NMS होती है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना OBC वर्ग के बच्चों के लिए है, श्रेष्ठा योजना अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए है। इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन जो इनके वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों फ्री तैयारी एकदम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, सब कुछ मेरे चैनल पे फ्री है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोल स्टार इज यूजुअली सीन इन, ध्रुव तारा सामान्यतः किस दिशा में दिखाई देता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ये उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। इसी से पुराने जमाने में लोग दिशा का ज्ञान करते थे रात के समय, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है सी, उत्तर दिशा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। जो देखिए समझाने वाले प्रश्न है, मैं खुद ही उसमें एक्स्ट्रा चीजें आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ ब्राइट सनशाइन आउटसाइड, यू आर इनसाइड योर रूम, सनलाइट इज कमिंग इन योर रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन द वॉल, व्हाट यू सी। बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर हैं, कमरे की दीवार में बने एक छोटे सुराख छेद से धूप कमरे के अंदर आ रही है, आपको दिखाई देने वाली चीज है। अब देखिए इसमें जो दिखाई देने वाली चीज है वो एक तो देखिए प्रकाश भी दिखाई देगा, साथ में धूलकण भी दिखाई देगा। तो उत्तर क्या है? दोनों। और ये किस वजह से होता है ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी में आप बस नाम लिख लीजिएगा, टिंडल इफेक्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आगे चल के आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कुछ भी करने जाते हैं तो आपको अंग्रेजी इंग्लिश में ही किताबें पढ़नी है, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी जरूर आप ज्ञान रखिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए, हो सकता है आपको जो असली परीक्षा है उसमें आ जाए कि ये किस विधि की वजह से या किस फेनोमेनन की वजह से होता है। तो टिंडल इफेक्ट याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट उसका कारण है। और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, A lemon is dropped in rectangular vessel filled with water and lemon is seen from outside, the size of lemon appears। अब देखिए पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में एक नींबू डालकर बाहर से देखने पर नींबू का आकार दिखता है। तो हमेशा देखिए, आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे ये सब चीजें करके, तो ये हमेशा बड़ा दिखाई देगा। बड़ा क्यों दिखाई देगा वो देखिए, इसके कारण क्या है बता दे रहे हैं। देखिए पानी है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो नींबू का हमेशा तैरता है, तो कुछ भाग ऊपर दिखाई देगा, कुछ भाग नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और ये हमारी आंख है जो कि मान लीजिए इसको देख रही है। तो देखिए रोशनी क्या हो रही है, रोशनी पानी से चल के हमारे आंखों में जा रही है, पानी से चल के हमारे आंखों में जा रही है। तो ये क्या है कि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर यानी कि ये गाढ़ा मीडियम है, और ऊपर हवा जो है वो रेयरर मीडियम है, मतलब कि हल्की है। अब बस समझ के चलिए हल्की है। तो जब भी ऐसा होता है, जो किरण है, जो रोशनी की किरण होती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। उसका नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। अगर पानी रहता है, पानी के अंदर हम देखते तो ये सीधा जो रोशनी जा रही है ऐसे जाती है, ये इतना ये बढ़ जाती है। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है, नींबू बड़ा दिखाई देता है। अगर इसमें साइंटिफिक शब्दों में पूछें तो वो है अपवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा, सवाल इस बार बदल के आ सकता है कि किस वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो अपवर्तन के कारण यानी कि रिफ्रैक्शन, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको नोट कर लें, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है यह प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बच्चों इसी तरह से समझा के अगर मुझे प्रश्नों को बताना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप यस जरूर लिखिएगा कि सर हाँ समझा के और वीडियोस ऐसे ही बना दीजिए। क्योंकि बच्चों जो अभी प्रश्न आने वाले हैं वो बिना समझ के होगा नहीं, रटने से नहीं हो काम चलेगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये सवाल है, मैं इंग्लिश वाला आप पढ़ लीजिएगा अपने से, मैं हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूँ। लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती है। हल्के से टकराने पर ध्वनि को एक कह देते हैं और जो जोर से टकराने पर पैदा ध्वनि को बी कह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो मेटल अगर आपस में टकराते हैं तो उन धातुओं को कहते हैं ध्वनिक, ठीक है, ध्वनिक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है कि उसको क्या कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो कहेंगे सोनरस, इंग्लिश में कहेंगे तो सोनरस, ठीक है।
और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि भाई हम लोग भी तो भाई कई बार बजाएं, स्कूल में घंटियां भी तो बजती हैं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर सुनाई देगा। सिंपल है, अगर आप घंटी है, घंटी में धीरे से मारेंगे तो जो पास बच्चा है उसी को सुनाई देगा, दूर वाले बच्चे को नहीं सुनाई देगा। मान लीजिए कोई खेत में है, बहुत तेज बजाएंगे तब जाके यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऐसे बी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, वो हमेशा मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम मतलब कि किसके जरिए जा रहा है, धातु के जरिए जा रहा है या द्रव पानी में जा रहा है या हवा में जा रहा है, ठीक है। कभी भी देखिए आवाज जो है वो वैक्यूम में, मतलब जो अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाएं, वातावरण के ऊपर हम चले जाएं, एकदम अंतरिक्ष में चले जाएं, तो वहां साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता, अंतरिक्ष में लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। इशारे से ही काम चलता है। तो उसके पीछे वही है कि साउंड को, ध्वनि को एक माध्यम चाहिए होता है संचरण करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। तो आप मुझे आपको पता चल गया होगा ये इसका क्या रीजन है, विधिवत समझ में आ गया होगा। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहे कौन सा करेक्ट है, यही एकदम दिमाग में रख लीजिए। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, इसका, और इसमें हिंदी वाला वर्जन मैं दिखा दूं। इसमें क्या है, सभी अयस्क जो हैं खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं वाला भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप दोनों तरीके से तैयार रखिएगा, हो सकता है इसको बदल दें कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार रखिएगा। यह ध्यान रखिएगा जितने भी ऑल मिनरल्स खनिज जो हैं कैनॉट बी ओर्स, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस रहते हैं और जितने भी अयस्क हैं उनसे जो है खनिज जो है निकाले जा सकते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है। हम लोग बचपन से गुब्बारे भाई कई बार गैस भर के लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन बैलून। तो आपको पता है ये जो नॉवल गैसेज हैं इसमें सबसे हल्की जो है हमारी हीलियम होती है। तो गुब्बारों में आपके इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि वो सबसे हल्की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं विधिवत इस वाले प्रश्न को समझाने जा रहा हूं, 7वें को। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल के भी सवाल आ सकते हैं, तो किसी अन्य वीडियो में पीरियोडिक टेबल में समझा दूंगा। तो इसमें क्या है कि ये ग्रुप 18 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में आते हैं और कुल जो है 6 नॉवल गैसेस होती हैं, 6 अक्रिय गैस होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। देखिए लिखते शब्दों में है, ये शॉर्ट टर्म है, इसको इसमें पीरियोडिक टेबल में इसी हिसाब से लिखा जाता है, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारे वायुमंडल में गैसें हैं सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है हमारा आपका 21%। उसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, 0.03% ये आ सकता है, ठीक है। और बचे में आपका हाइड्रोजन है, आर्गन है और हीलियम है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो आर्गन की है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है। तो आर्गन कितना है इसको भी ध्यान नोट कर लीजिएगा, 0.93% आर्गन है। हीलियम भी है, बहुत कम पाया जाता है, 0.0005% हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आर्गन इसका उत्तर है। तो इससे देखिए कई प्रश्न आपके तैयार हो गए जो मैंने यहां समझा दिए। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्प्राउट्स जो अंकुरित आप चना या कुछ भी खाते हैं कि सिरे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका विभज योजक उत्तक, विभज योतक उत्तक यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। इसका पहला आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। तो ये बच्चों एटीपी कहलाती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये आ सकता है इसका फुल फॉर्म भी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये उत्तर है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंडाकार जानवर नहीं है, ठीक है।
मतलब जो अंडे से उत्पन्न नहीं होगा तो साफ साफ पता है गाय नहीं है, ठीक है। और बाकी आपका रेशम कीट, मुर्गी, मेढक, ये लोग अंडे से पैदा होते हैं। तो क्लियर हो गया ये भी। ये वाला देखिए प्रश्न काफी अच्छा है और इसका मैं हिंदी वाला कर दूं तो आप बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा, मैं कथन बता रहा हूं आपको, ठीक है। जब कक्षा चल रही होती है तब प्रणय को जाने के लिए कहा जाता है, प्रणय कक्षा में परेशानी पैदा करने के लिए प्रयोग करता है। अब देखिए ये है लॉजिकल वाले प्रश्न, रीजनिंग वाले प्रश्न जो कि आएंगे। तो देखिए है क्या, जब वो प्रणय जो है कक्षा में परेशानी पैदा कर रहा है तो टीचर क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ना बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए 11 का जो उत्तर है वो बी है। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव। सही बात है, जब वो क्लास में बदमाशी करेगा, परेशानी पैदा करेगा तो टीचर उसको बाहर जाने बोलेंगे ही ना। तो और बाकी ऑप्शंस भी इसीलिए देखिए आपको समझ के करना है, ये लॉजिकल वाले प्रश्न हैं। वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। एक ही द्रव विभिन्न क्षेत्र, ये पहले कथन पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला आप देख लीजिएगा अपने से। तापमान में वृद्धि से गतिज या तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है और अणु अधिक मोबाइल बन जाते हैं। आकर्षक बाध्यकारी ऊर्जा कम हो जाती है और इसलिए चिपचिपाहट कम हो जाती है। निष्कर्ष एक ही द्रव विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न श्यानता प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि विस्कोसिटी। फिर नंबर 2 है किसी द्रव में ठोस बनाने के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो इस वाले में बच्चों देखिए केवल जो है निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है क्योंकि ताप से रिलेटेड है, बाकी ये नहीं सही, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही नहीं है। तो 12 का उत्तर क्या है, बी है। तो इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको इस तरह के प्रश्न चाहिए, ऑलरेडी मैंने देखे विज्ञान के ढेर सारे प्रश्न बता रखे हैं। एक और मैंने वीडियो बनाया था, आप तक शायद पहुंच नहीं पाया, ठीक है। NMMS के वो कक्षा 8, 7, 6, 7, 8 के विज्ञान को मिलाकर बनाया जाता है क्योंकि इसमें सभी कक्षाओं का होना है, ठीक है। कुछ 9 के भी प्रश्न रहते हैं। तो इसका मैंने ऑलरेडी विज्ञान के 30 से 40 वीडियोस बनाए हुए हैं, आप कृपया उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए चैनल के, ठीक है बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।